चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सीपीसी, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हफ्ते में 2 दिन हम सीपीसी पढ़ेंगे, तो आज हम सीपीसी पढ़ने वाले हैं। तो सीपीसी में आज हमें पढ़ना है सेक्शन 33, जजमेंट और डिक्री। जजमेंट और डिक्री की डेफिनेशन वाला पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो जिन्होंने भी वो जजमेंट और डिक्री वाला पार्ट डिटेल में नहीं देखा है, वो पुराने वीडियोस में जाके देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक सेंड कर दूंगी, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो बहुत ज्यादा डिटेल में जजमेंट और डिक्री पे तो डिस्कशन नहीं करेंगे, आज हम डिस्कशन करेंगे सिर्फ उसकी प्रोसीजर पे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि सेक्शन 33 जजमेंट और डिक्री में क्या बात बोली गई है। ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ये देखिए, सेक्शन 33 जजमेंट एंड डिक्री में कहा गया है, द कोर्ट आफ्टर द केस हैज बीन हर्ड shall pronounce judgment and on such date judgment a decree shall follow। सिंपली इन्होंने क्या कहा है कि जैसे ही कोर्ट सारी हियरिंग सुन लेगा, जब कोर्ट में सुनवाई खत्म हो जाएगी, आर्गुमेंट्स पूरा कंप्लीट हो जाएंगे, तो जिस दिन फाइनल आर्गुमेंट फाइनल हियरिंग होगी, उसके बाद तुरंत जो है क्या है, जजमेंट सुनाया जाएगा। और ये जो जजमेंट सुनाया जाता है, इसको फॉलो अप करके ही डिक्री बनती है। मतलब जो चीजें जजमेंट में जज ने बोली है, जो जजमेंट उसने पास किया है, वही सेम चीजें डिक्री में होती है। बस इतनी सी बात इसमें बोली है। तो सेक्शन 33 में जो लैंग्वेज है, उसको ही डिटेल अप किया गया है ऑर्डर 20 में। तो इसका जो पूरा प्रोसीजर है वो कहाँ बताया गया है, ऑर्डर 20 में। तो जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं ऑर्डर 20। ऑर्डर 20, ऑर्डर 20 जजमेंट एंड डिक्री। इसमें रूल 1, जजमेंट व्हेन प्रोनाउंस्ड, निर्णय कब सुनाया जाएगा, ये बताया गया है। तो ये आपका प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 1, ऑर्डर 20, रूल 1। ठीक है, मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन किसी भी स्टेट का एग्जाम आप दे रहे हैं, जुडिशरी का आएगा उसमें से। द कोर्ट after the case has been heard shall pronounce judgment in an open court either at once or as soon thereafter as may be practicable, and when the judgment is to be pronounced on some further day, the court shall fix a day for that purpose, or of which due notice shall be given to the parties of their pleader। तो इसमें ये कहा गया है कि जो न्यायालय है, वो सुनवाई कर लेने के पश्चात निर्णय खुले न्यायालय में या तो तुरंत या इसके तत्पश्चात यथासाध्य शीघ्र सुनाएगा। और जब निर्णय किसी भविष्यवर्ती दिन को सुनाया जाना है, तब न्यायालय उस प्रयोजन के लिए कोई दिन नियत करेगा, जिसको सम्यक सूचना पक्षकारों या उसके प्लीडरों को दी जाएगी। तो सबसे पहली बात, तो जो निर्णय सुनाना है वो कब सुनाना है, जैसे ही हियरिंग कंप्लीट हुई, जो फाइनल हियरिंग जिस डेट को हुई, तो फाइनल हियरिंग के बाद या तो तुरंत सुनाना है, एट वंस। यहां से ऑब्जेक्टिव बनता है। हमेशा पूछते हैं कि निर्णय कब सुनाया जाएगा, व्हेन जजमेंट प्रोनाउंस। आपको ऑप्शन दे देंगे, after hearing, conclusion of after hearing, at once, any further date, within 30 days, within 60 days। तो पहला ऑप्शन तो आपको लगाना, अगर इस तरीके के ऑप्शन है तो एट वंस, तुरंत सुनाया जाएगा। ठीक है, या अगर उसमें लिखा है कि यदि अब उसको वो घुमा के पूछे, आगे हम पढ़ेंगे, जबकि अगर तुरंत नहीं सुनाया जा पाया है तो कब सुनाया जाएगा, तो वो आगे पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बनता है आपका, जो ऑब्जेक्टिव यहाँ से अराइज होता है, वो होता है खुले न्यायालय वाला, कि हमेशा जजमेंट जो है ओपन कोर्ट में सुनाया जाता है, खुले न्यायालय में सुनाया जाता है। ओपन कोर्ट का मतलब ये नहीं कि छत तोड़ दी न्यायालय की, ओपन कोर्ट हो गया। ओपन कोर्ट मतलब कि जहां पे सामान्य जनता भी आ जा सके। कोई भी केस की हियरिंग चल रही है, तो उस केस में ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि जिन दो पार्टीज के बीच में केस चल रहा है सिर्फ वही कोर्ट रूम में रहेंगे, और भी लोग कोई भी आके बैठ सकते हैं वहां पे, उनके रिलेटिव्स, उनके आस पड़ोसी, या हम जैसे हम और आप जब लॉ की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो जब हमें फाइनल ईयर में वो रहता है ना मूट कोर्ट वाला एक सब्जेक्ट, तो हम लोग भी जाते हैं, बैठ जाते हैं, हियरिंग देखते हैं। तो ओपन कोर्ट का मतलब जहाँ पे पार्टीज के अलावा कोई अदर मेंबर भी आके देख सकता है हियरिंग प्रोसीडिंग्स, तो वो कहलाता है ओपन कोर्ट। ठीक है,
तो खुले न्यायालय में हमेशा सुनाया जाएगा, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। इन कैमरा ट्रायल होती है, जो बंद कमरे में सुनाई जाती है उनको क्या बोलते हैं, इन कैमरा ट्रायल। मतलब कभी कुछ ऐसे संवेदनशील मामले होते हैं क्रिमिनल मैटर्स में, तो उन मैटर्स में फिर सिर्फ पार्टीज रहती हैं, बाहर के लोग अलाउड नहीं होते, जैसे रेप के मैटर्स हुए या और भी हीनियस क्राइम्स हुए उनमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि या तो तुरंत सुनाना है, एट वंस सुना दो, या फिर कोई अदर डेट जो जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र। तो जब न्यायालय कोई दूसरी डेट देगा, अगर तुरंत नहीं सुना रहा है और कोई फर्दर डेट दे रहा है, तो फिर फर्दर डेट देगा तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पार्टीज को और उनके प्लीडर्स को नोटिस भी भिजवाना पड़ेगा कि भाई कौन सी डेट फिक्स की गई है। तो ये इस रूल में बोला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रोविजन में बताया गया है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द जजमेंट इज नॉट प्रोनाउंस्ड एट वंस, एवरी एंडेवर शैल बी मेड बाय द कोर्ट टू प्रोनाउंस द जजमेंट विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द हियरिंग ऑफ द केस वॉज कंक्लूडेड। जहां निर्णय तुरंत नहीं सुना पाए तो कोर्ट को अपनी तरफ से पूरा पूरा प्रयास करना है कि अगर तुरंत नहीं सुना पाए तो जिस तारीख को फाइनल हियरिंग हुई थी, जिस तारीख को हियरिंग कंक्लूजन हुआ है, कंक्लूडेड हुई है, उस तारीख से 30 दिन के अंदर सुना दो। या तो आप आज आपने हियरिंग कंप्लीट की है, आप तुरंत सुना दो कोर्ट में, या कल सुना दो। नहीं सुना पाए हो तुरंत तो आप क्या करोगे, फिर आप विद इन 30 days। तो ये यहां से ऑब्जेक्टिव आता है, तो बिल्कुल ध्यान रखिए, विद इन 30 days। कब से 30 days? हियरिंग कंप्लीट होने की तारीख से 30 दिन के अंदर निर्णय सुना देना है। कब? यदि आप तुरंत नहीं सुना पाए हो तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब 30 दिन के अंदर भी नहीं सुना पाए तब क्या करेंगे, तो देखिए आगे लिखा है कि बट वेयर इट इज नॉट प्रैक्टिसेबल सो टू डू ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। लाइन्स, वर्ड्स बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यही वर्ड्स आपके ऑब्जेक्टिव में एज इट इज उठ के आते हैं। अब वो आपको सीधी यही लैंग्वेज उठा के दे देंगे कि एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस थे और 30 डेज में निर्णय नहीं सुना पाए तो कितने दिन में सुनाया जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि कोर्ट शैल फिक्स अ फर्दर डे फॉर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट एंड सच डे shall not ordinarily be a day beyond 60 days from the date on which the hearing of the case was concluded। मतलब और प्लस 30 days और मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हियरिंग की डेट से ही मान रहे हैं ना। तो पहले हियरिंग की डेट से अगर आप तुरंत नहीं सुना पाए तो 30 दिन के अंदर सुना दो। अब इतनी एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस आ गई कि 30 दिन में भी नहीं सुना पाए तो फिर 60 दिन। तो मैक्सिमम कितना टाइम मिल रहा है, 60 डेज। तो जजमेंट को सुनाने के लिए मैक्सिमम टाइम है हमारे पास 60 डेज। तुरंत सुनाना है, तुरंत नहीं सुना पाए तो 30 दिन के अंदर, 30 दिन में भी नहीं सुना पाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल ग्राउंड है, तो फिर जिस तारीख को हियरिंग कंप्लीट हुई है उस डेट से 60 दिन के अंदर आपको सुनाना है। बस डेट याद रखना, किस तारीख से, हियरिंग कंप्लीट होने की तारीख से। फाइनल हियरिंग जिस तारीख को हुई है उसकी डेट से 30 दिन के अंदर, उसकी डेट से 60 दिन के अंदर। क्लियर? एंड ड्यू नोटिस ऑफ द डे सो फिक्स शैल बी गिवन टू द पार्टीज और देयर प्लीडर। ये तो कॉमन है, जब भी कुछ भी होता है तो सीधी सी बात है कोर्ट को पार्टीज को सूचना देनी होती है। तो वो उन्होंने वही भी बताई है कि अगर आप 30 डेज, विद इन 30 डेज की कोई डेट दे रहे हो तो उसकी सूचना भी दो पार्टीज को, 60 दिन का टाइम बता रहे हो तो उसकी भी सूचना दो। आगे देखिए सब रूल 2, where a written judgment is to be pronounced, it shall be sufficient if the finding of the court on each issues and the final order passed in the case are read out, and it shall not be necessary for the court to read out the whole judgment। जहां लिखित निर्णय सुनाया जाना है वहां यदि प्रत्येक विवादक पर न्यायालय के निष्कर्षों को और मामले में पारित अंतिम आदेश को पढ़ लिया जाता है तो वह पर्याप्त होगा और न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह संपूर्ण निर्णय को पढ़कर सुनाए। सिंपली इसमें यह कहा गया है कि जब भी जजमेंट सुनाया जा रहा है ना, तो जज के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो पूरा, अगर 1000 पेज का उसने जजमेंट लिखा तो पूरा 1000 पेज का जजमेंट सुनाए। बस आपने जो भी इश्यूज थे, पर्टिकुलर इशू पे आपने क्या फाइंडिंग दी है, जज वो पढ़ देगा कि भाई आपके दो पार्टीज के बीच में ये मैटर थे, ए और बी के बीच में प्रॉपर्टी के पोजेशन को लेकर के था, मैसिव प्रॉफिट को लेकर के था,
और भी कुछ इंटरेस्ट वगैरह को लेकर था, तो उन पॉइंट्स पे बता देगा कि भाई पोजेशन का मैटर था तो पोजेशन पे हमने ये डिसाइड किया, कॉस्ट को लेकर हमने ये डिसाइड किया, मैथ में प्रॉफिट को लेकर हमने ये डिसाइड किया, और फाइनल हमने ये डिसीजन लिया। तो जो आपके इश्यूज हैं, ईच इशू पे आप सेपरेट जो आपने डिसीजन दिया है वो सुना दो, और फाइनली आपने अब क्या डिसीजन दिया फाइनल वाला सुना दो। अब पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है 1000 पन्ने का कि ये ऐसे ऐसे साक्ष्य आए तो इसलिए हमने ये निष्कर्ष निकाला, इसलिए ऐसे वो जरूरत नहीं। ठीक है, तो बस यहाँ से क्या याद रखना है, यहाँ से अगर ऑब्जेक्टिव कभी कभी बनता है तो ऑब्जेक्टिव यही पूछते हैं कि क्या पूरा निर्णय सुनाना जरूरी है, हाँ नहीं, ऐसे ऑप्शंस बनेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि नहीं, पूरा होल जजमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ईच इशू पे जो फाइंडिंग्स है वो पढ़ सकते हैं और जो फाइनल ऑर्डर है वो दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव ऐसा बनता है। आगे बढ़ते हैं। The judgment may be pronounced by dictation in open court to a shorthand writer if the judge is specially empowered by the high court in this behalf. इसमें लिखा हुआ है कि निर्णय खुले न्यायालय में आशुलिपित को बोलकर लिखाते हुए केवल तभी सुनाया जा सकेगा जब न्यायाधीश उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किया गया है। कभी भी जो जजमेंट सुनाया जाता है कोर्ट में, तो वो ऐसा नहीं सुनाया जाता है कि मतलब जो वो क्या बोलते हैं स्टेनोग्राफर बैठे रहते हैं ना जज के बाजू में, जो लिखते रहते कुछ भी। तो कभी भी जब फाइनल हियरिंग हो जाती है ना, जो नॉर्मल प्रैक्टिकल जो प्रोसेस चलता है, तो फाइनल हियरिंग हो जाने के बाद जो जज साहब रहते हैं वो अपने केबिन में जाके बैठ के पहले जजमेंट लिखाते हैं, फिर उसके बाद ओपन कोर्ट में जाके सुनाते हैं। तो इसमें लिखा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने आज फाइनल हियरिंग थी, इसमें लिखा है कि भैया तुरंत सुनाना है, तो अब तुम बोल रहे हो कि एक काम करो, हम इसको लिखाते जा रहे हैं, पार्टी तुम लोग सुन लो। ऐसा नहीं होगा कि जो शॉर्ट हैंड राइटर बैठा है बाजू में, जज साहब उसको बोलते जाएं और पार्टीज जो है जजमेंट सुनती जाए। कब तक नहीं होगा? जब तक इस निमित्त उच्च न्यायालय से विशेष स्पेशल एम्पावर्ड नहीं हो। अगर आपने हाई कोर्ट से स्पेशली कोई पावर ले ली है, उनसे डिमांड कर ली है, या आपके पास स्पेशली हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि हाँ आप आशुलिपिक को बोल के सुना सकते हो, तो सुना सकते हो। अदरवाइज जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो क्या है कि ऐसा होता नहीं है। जैसे जब आप लोग पोस्टिंग पे जाओगे, आप लोग सिविल जज जूनियर क्लास 2 बनोगे, क्लास 1 बनोगे, तब आपके पास ये पावर नहीं रहती है ना। कुछ स्पेशल केसेस होंगे या कुछ स्पेशल मैटर्स होंगे, उसमें हाईकोर्ट आपको बता देगी कि भाई ये एक मैटर है, इस टाइप के मैटर्स अगर आपके पास आएंगे तो आप आशुलिपिक को जो शॉर्ट हैंड राइटर होता है उसको लिखाते जाना और निर्णय सुनाते जाना। ठीक है, तो हाई कोर्ट की स्पेशल इसमें क्या चाहिए होती है, परमिशन चाहिए होती है इस चीज के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये हो गया रूल ऑर्डर 20 रूल 1 कंप्लीट। इसमें एक अमेंडमेंट हुआ है, वो अमेंडमेंट देख लीजिए। ये जो कमर्शियल मैटर्स है ना, इससे रिलेटेड एक अमेंडमेंट हो गया ये 2015 में। तो जो टाइम लिमिट है कमर्शियल मैटर्स के लिए वो ज्यादा है नॉर्मल मैटर्स से, कमर्शियल मैटर्स की। इसमें लिखा हुआ है कि जो हमने सब रूल 1 में रूल 1 जो पढ़ा है, जहां पे हमने पढ़ा ना कि 30 डेज में आपको प्रोनाउंस करना है जजमेंट, लेकिन अगर वाणिज्यिक मामला है, व्यापारिक कोई मैटर है, कमर्शियल डिस्प्यूट है, तो उसमें आपको टाइम कितना मिलेगा, 90 डेज। तो इसमें लिखा है द कमर्शियल कोर्ट या कमर्शियल अपीलिएट कोर्ट, कमर्शियल डिवीजन या कमर्शियल अपीलिएट डिवीजन, किसी के भी पास मैटर आपका चल रहा है, तो shall within 90 days of the conclusion of argument pronounce judgment, and copies thereof shall be issued to all the parties to the dispute through electronic mail or otherwise। इसमें क्या लिखा है, यथास्थिति वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक अपील न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक अपील प्रभाग बहस के समाप्त होने के 90 दिन के भीतर निर्णय सुनाएगा और विवाद के सभी पक्षकारों को इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से या इससे अन्यथा उनकी प्रतियां जारी करेगा। तो बस आपको यहाँ पे याद ये रखना है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है सिविल जज के एग्जाम प्री में, क्योंकि नया अमेंडमेंट है। अभी काफी टाइम से डिग्री तो पूछ ही रहे हैं पेपर्स में कि भैया कब सुनाएगा, तुरंत सुनाएगा, तुरंत नहीं सुना पाया 30 दिन में, 60 दिन में, अब ये नया जुड़ा है। तो यहाँ से आने की संभावनाएं बहुत है कि कमर्शियल मैटर में अगर कमर्शियल डिस्प्यूट था और वो मैटर डिसाइड किया है तो जजमेंट कब सुनाया जाएगा। तो ध्यान रखना है वाणिज्यिक मामलों में, कमर्शियल मैटर्स में
जो हियरिंग होती है तो फाइनल हियरिंग की तारीख से या बहस के समाप्त होने की तारीख से 90 दिन के अंदर इसमें निर्णय सुनाया जाता है। इसमें 30 दिन का 60 दिन का कोई फंडा नहीं है, सीधा सीधा उन्हें 90 दिन दे दिया। 90 दिन के अंदर आप सुना दो निर्णय। और जो पक्षकारों को आपको सूचना देनी है वो आप कैसे दोगे? विवाद के सभी पक्षकारों को इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से प्रतियां, कॉपी, जो जजमेंट की कॉपी प्रोवाइड की जाती है। तो वाणिज्यिक मैटर्स में जजमेंट की कॉपी कैसे दी जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से। तो यहाँ से आपके ये 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्री में, ध्यान रखना। कमर्शियल मैटर में जजमेंट सुनाना है हियरिंग कंप्लीट होने की तारीख से 90 दिन के अंदर, और जो कॉपीज दी जाएंगी जजमेंट की वो दी जाएंगी इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सब रूल 2, पावर टू प्रोनाउंस जजमेंट रिटन बाय जज प्रेडेसेशन। इसमें कह रहे हैं कि जो भैया न्यायाधीश थे, न्यायाधीश के पूर्ववर्ती द्वारा लिखे गए निर्णय को सुनाने की शक्ति। इसका मतलब है कि जिस जज साहब ने निर्णय लिख लिया और जज साहब का ट्रांसफर हो गया, उनके स्थान पे दूसरे जज आ गए, तो जो पूर्ववर्ती द्वारा, पूर्ववर्ती मतलब जो ऑलरेडी जो जज थे जिसने मैटर सुन लिया पूरा, फिर हो गया उनका ट्रांसफर, अब आ गए नए जज, तो कौन सुनाएगा कौन नहीं सुनाएगा वो बताया। तो उन्होंने सिंपली बोला है कि न्यायाधीश ऐसे निर्णय को सुनाएगा जो उसके पूर्ववर्ती ने लिखा है किंतु सुनाया नहीं है। तो अब क्या हुआ था, जज साहब ने जजमेंट लिख के रख लिया था, ट्रांसफर हो गया, वो चले गए, तो जो उनकी जगह पे नए जज आए वो क्या कर देंगे, जो भी उनके प्रेडेसेसर थे जिन्होंने वो लिख करके रखा था वो सुना देंगे उसकी जगह पे, क्योंकि वहां पे जज की पोस्ट मायने रखती है। पर्सन कौन बैठा है, पर्सन डिपेंड नहीं करता, जो सीट पे बैठा है वही जज कहलाता है। तो जो जजमेंट वो सुनाएंगे तो ये माना जाएगा कि उन्होंने ही वो पूरा केस सुना है, उन्होंने ही जजमेंट लिखा है। ध्यान रखना इस चीज को हमेशा, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ सकते हो। आगे, जजमेंट टू बी साइंड, द जजमेंट शैल बी डेटेड एंड साइंड बाय द जज इन ओपन कोर्ट एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसिंग इट, एंड व्हेन once signed shall not afterward be altered or amended to save as provided by section 152 or on review। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। निर्णय सुनाए जाने के समय न्यायाधीश उस पर खुले न्यायालय में तारीख डालेगा। यहां से आपका ऑब्जेक्टिव बनता है कि न्यायालय जो तारीख और हस्ताक्षर करता है वो कैसे करता है, तो खुले न्यायालय में करता है। एक ऑब्जेक्टिव आपका यहां से बनता है प्री में, ध्यान रखना है, ठीक है, कि जजमेंट पे जो जज साइन करेगा और सील लगाएगा, डेट डालेगा, वो कहां डालेगा, ओपन कोर्ट में डालेगा, खुले न्यायालय में तारीख डालेगा और हस्ताक्षर करेगा। और जब उस पर एक बार हस्ताक्षर कर दिया गया है तब सेक्शन 152 द्वारा उपबंधित के सिवाय या पुनर्वलोकन के सिवाय उसके पश्चात उसमें ना तो कोई परिवर्तन किया जाएगा और ना कोई परिवर्धन किया जाएगा। इनका कहने का मतलब है कि जजमेंट पे जज ने एक बार साइन कर दिए तो फिर उसमें अल्टरेशन नहीं हो सकता, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ कब चेंज कर सकते हो, या तो अगर उसको रिव्यू के लिए डाला है, अगर उसका पुनर्विलोकन का आवेदन आया है और पुनर्विलोकन किया है तो फिर जजमेंट चेंज हुआ, क्योंकि पुनर्विलोकन का आवेदन कब करते हैं, जब पार्टी सेटिस्फाइड नहीं होती, उनको लगता है कि सर आप एक बार और देख लीजिए हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो चेंज होने की संभावना होती है। तो या तो पुनर्विलोकन, रिव्यू के मैटर्स में रिव्यू के एप्लीकेशन तो चेंज हो सकता है जजमेंट, या फिर 152 में क्लैरिकल कोई मिस्टेक है। 152 सेक्शन 152 में क्या बताया गया है, क्लैरिकल मिस्टेक, मतलब कोई जब जजमेंट लिखा रहे थे तब मिस्टेक से कुछ गलत लिख गया तो वो अल्टरेशन हो सकता है। इसके अलावा एक बार अगर जज ने साइन कर दिए तो फिर जजमेंट भगवान भी उतर आए तो बदल नहीं सकता, ठीक है। 2 कंडीशंस में बदल सकता है, एक तो 152 में क्लैरिकल मिस्टेक सुधार सकते हैं, दूसरा पुनर्विलोकन में, इसके अलावा नहीं बदलेगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रूल, सब रूल 5A छोड़ देना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, देखने की भी जरूरत नहीं है। तो जो जजमेंट से रिलेटेड रूल थे वो 1 से लेके इंपॉर्टेंट 4 तक पढ़ना है, इसके साथ 6 भी पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखना। 1 से लेके ऑर्डर 20 रूल 1 to 4, सब रूल 4, फिर सब रूल 6B, ये जजमेंट से रिलेटेड 6B देखेंगे। 5 और 5 छोड़ देना। कॉपीज ऑफ जजमेंट व्हेन टू बी मेड अवेलेबल,
निर्णय की प्रतियां कब उपलब्ध कराई जाएंगी? जजमेंट सुना दिया, अब जजमेंट की जो कॉपीज भी तो चाहिए, वो कब आएंगी? तो जहां निर्णय सुना दिया गया है वहां निर्णय की प्रतियां पक्षकारों को निर्णय के सुनाए जाने के ठीक पश्चात अपील करने के लिए ऐसे प्रभारों के संदाय पर उपलब्ध कराई जाएंगी जो उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं। इसमें लिखा है कि when the judgment is pronounced, copies of the judgment shall be made available to the parties immediately after the pronouncement of the judgment for preferring an appeal on payment of such charges as may be specified in the rule made by the high court। तो जैसे ही आपने जजमेंट सुना दिया तो उसके ठीक बाद भाई पार्टीज को अपील करनी होगी, तो कॉपी चाहिए उनको, अपील में लगाने के लिए जजमेंट की कॉपी चाहिए पड़ती है, तो उस कॉपी के लिए बदले में चार्जेस पे करना होता है। तो जैसे ही पार्टीज वो कॉस्ट पे कर देंगी, वो चार्जेस पे कर देंगी फोटोकॉपी के, तो जो हाई कोर्ट के जो भी दिशा निर्देश है उसके अकॉर्डिंगली जो है जजमेंट की कॉपी दे दी जाएगी। तो आपको अगर ओटी में क्वेश्चन आए कि जजमेंट की कॉपी कब मिलती है, तो चार्जेस पेमेंट करने पे मिल जाती है, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट। बस ये लाइन याद रखना है, निर्णय सुनाए जाने के तुरंत पश्चात प्रभारों के संदाय करने पर जजमेंट की कॉपी हमें मिल जाती है। तो ये हो गए आपके जजमेंट से रिलेटेड सारे प्रोविजंस। अब डिक्री से रिलेटेड प्रोविजन शुरू होंगे, लेकिन आज की क्लास का टाइम हो रहा है ओवर, तो डिक्री वाले प्रोविजंस हम पढ़ लेंगे कल संडे है, फिर भी कल भी एक क्लास रख लेंगे हम, ताकि ये हमारा कंप्लीट हो जाए, छूटे ना, ठीक है। ठीक है, और जब डिक्री और जजमेंट पढ़ते हैं तो इन्हीं के साथ हम प्रोविजंस पढ़ते हैं, सेक्शन 34 और 35, 35A और 35B, कॉस्ट और इंटरेस्ट से रिलेटेड, ब्याज और खर्चे से रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो भी हम इनके साथ में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 34, 35, 35A, 35B, ठीक है। जजमेंट की जो डेफिनेशन है वो हमने 2(9) में तो पढ़ी ही है, साथ में एक केस लॉ है जिसमें जजमेंट को डिफाइंड किया गया था, तो उस केस लॉ का नाम भी लिख लीजिए आप लोग, सुरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, सुरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1954 सुप्रीम कोर्ट, 1954 सुप्रीम कोर्ट। इसमें भी जो है जजमेंट को डिफाइन किया गया था कि जजमेंट क्या होता है। इसमें कहा गया था कि जजमेंट में बी said to be the final decision of the court, intimated to the parties and to the world at large by formal pronouncement or delivery in open court। इन्होंने कहा कि जो निर्णय होता है वो निर्णय न्यायालय का अंतिम निर्णय होता है, जो पार्टीज को सुनाया जाता है और पूरे वर्ल्ड पे भी वो निर्णय लागू होता है जो न्यायालय ने पास किया है। और ये एक फॉर्मल प्रोनाउंसमेंट, मतलब खुले न्यायालय में फॉर्मल प्रोनाउंसमेंट होता है जजमेंट, ये इस तरीके से इसमें डिफाइन किया गया है, ठीक है। ठीक है, तो जजमेंट से रिलेटेड सारी चीजें हो गई, डिक्री से पढ़ेंगे हम कल। अब यदि आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कृपया करके नेक्स्ट क्लास तक अपने अपने जो आपके ये वीडियोस हैं इन पे प्लीज कोई ना कोई पिक्चर्स लगा लीजिएगा, ठीक है, कुछ भी लगा लीजिएगा, कोई फ्लावर, कोई जानवर पसंद हो, कोई भी घर का मेंबर पसंद हो, खुद की शक्ल पसंद हो, लगा लेना एक एक डीपी अपनी अपनी, ठीक है। हाँ बताओ, अब कोई डाउट है किसी को? मैम सेक्शन डिग्री में आपने ये सेक्शन 34, 35 बी है, ये समझ में नहीं आया मैम एंड में। ये कॉस्ट और इंटरेस्ट की सेक्शंस हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
जी जी मैम। मतलब डिग्री से रिलेटेड चलती हैं साथ में, तो उसको हम तभी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जी मैम, डिग्री से सेक्शंस आप कल भी रिपीट कर दीजिए मैम नेक्स्ट क्लास में। हाँ, पढ़ाएंगे ना, अभी पढ़ी नहीं है वो। जी, थैंक यू थैंक यू। अभी डिग्री में किसी को कोई डाउट है? जितने भी ये डिग्री वाले रूल्स पढ़े बिल्कुल ध्यान रखना, ये आते हैं फ्री में सिविल जज। किसी भी स्टेट में अगर सीपीसी सब्जेक्ट है, किसी भी एग्जाम में सब्जेक्ट है, तो फिर ये क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, 2 मिनट मैम बचे। ये जजमेंट वाले बीच में रूल, ये आपने कहा ये वाला कोई काम के नहीं है, ये जो हाँ, रूल है ये। ये छोड़ सकते हो, ये एग्जाम में पूछे नहीं जाते। थैंक यू। मैम ये कमर्शियल अमेंडमेंट वाला जो 90 डेज वाला है, इसमें जो नोटिस है इलेक्ट्रॉनिक में ही जाएगा? नोटिस नहीं, कॉपीज, जजमेंट की कॉपीज। जजमेंट की कॉपीज? और फिर जो जजमेंट की कॉपी देना है ना, जैसे 6B में पढ़ा कि कॉपी दी जाएंगी चार्जेस पेमेंट करने के बाद, तो चार्जेस तो पेमेंट होंगे, वो तो सारे रूल्स वही एप्लीकेबल होंगे, चार्जेस देना है। तो जो कॉपी मिलेगी ना, वो ईमेल के थ्रू दे देंगे, जजमेंट की कॉपी। ईमेल के थ्रू? ठीक है मैम। और कोई डाउट? वैसे इतनी क्रिटिकल थी नहीं कि बहुत ज्यादा डाउट्स हो। चलो 1 मिनट बचा है, तो अपने आप ये बंद हो जाए, इससे अच्छा है कि हम लोग टाटा बाय बाय कर लें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, हम डिग्री से रिलेटेड प्रोविजंस पढ़ेंगे, कल रख लेंगे क्लास, भले ही संडे लेकिन रख लेंगे, ठीक है? चलिए, बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। अपने अपने वॉल पे बाय पिक्चर मैम। बना लेना प्लीज। ठीक है मैम। ओके सर, ओके। बाय बाय। मैम।